स्क्रीन दिख रही है आप सभी लोगों को? हाँ हाँ दिख रही है। शुरू करें सर? हाँ शुरू करो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि टॉपिक चल रहा था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इसमें हम सभी लोगों ने काफ़ी कुछ जो है आगे पढ़ लिया था और उसी के आगे आज जो है कंटिन्यू करेंगे। 2 क्लासेज हो ही चुकी थी और उसमें हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या हेडिंग्स थी और कितने भाग हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और भूमिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर भाग 1 1968 की शिक्षा नीति और उसके बाद क्या कार्यक्रम रहा उसके बारे में पढ़ा, भाग 2 शिक्षा का सार और उसकी भूमिका पढ़ चुके हैं। भाग 3 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, इसमें हम लोग जो है पढ़ रहे थे एक निश्चित स्तर तक एक जैसी अच्छी शिक्षा प्रणाली तथा सामान्य स्कूल प्रणाली को प्रभावी बनाना, ये भी पढ़ चुके थे। और इसके अगली वाली स्लाइड से हम लोगों को आज पढ़ना है और वो है शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का विकास एवं उनसे जुड़े लक्ष्यों के लिए साधन जुटाने का दायित्व समूचे राष्ट्र पर होगा। आज जो है हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे और इसके पूर्व का हम लोग जो है भाग 1, भाग 2 और भाग 3 चल रहा है और उसका आधा शेष भाग आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जैसा कि बताया गया है कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का विकास एवं उनसे जुड़े लक्ष्यों के लिए साधन जुटाने का दायित्व समूचे राष्ट्र पर होगा। तो कहने का आशय है कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का विकास, जैसे शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा, शिक्षा में असमानताओं को कम करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए, प्रौढ़ साक्षरता के लिए, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए तथा इसी प्रकार के अन्य लक्ष्यों के लिए साधन जुटाने का जो दायित्व होगा वो समूचे राष्ट्र पर होगा और ये राष्ट्र का उत्तरदायित्व होगा कि वो इन समस्त आधारभूत चीजों को जुटाने का लक्ष्य पूरा करे और उसको एक संचित दिशा प्रदान करे। इसके बाद अगली हेडिंग है खुली शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। कहने का आशय है कि उच्च शिक्षा के लिए सुअवसर प्रदान करने एवं शिक्षा को जनतांत्रिक तथा जीवन पर्यंत चलाने वाली प्रक्रिया बनाने की दृष्टि से खुले अधिगम की प्रणाली आरंभ की गई। 1985 ईस्वी में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू को इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। यह समिति राज्य में खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सहायता राशि प्रदान करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के अनुरूप ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के द्वारा एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे नेशनल ओपन स्कूल NOS के नाम से जानते हैं की स्थापना 1989 में की गई थी, जिसका नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कर दिया गया, जिसे आज संक्षेप में हम लोग NIOS के नाम से जानते हैं। यह संस्थान विद्यालय स्तर पर स्कूल लेवल ऐसे छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है जो कि इन्हीं कारणों से बीच में पाठशाला छोड़ देते हैं, जिसे हम स्कूल ड्रॉप आउट्स के नाम से जानते हैं। कामकाजी प्रौढ़ वर्ग के नागरिक वर्किंग एडल्ट्स, घरेलू महिलाएं हाउसवाइफ्स तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्ग जिसे डिप्राइव्ड ग्रुप्स कहा जाता है, जैसे अनुसूचित जाति आ जाता है, अनुसूचित जनजाति आ जाता है, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, विकलांग, शारीरिक व मानसिक दोनों आदि आ जाते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद प्रयागराज
जिसे उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद प्रयागराज 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम खुले विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश में हुई है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसमें भी शिक्षा, पत्राचार, संपर्क कार्यक्रम, ट्यूटोरियल और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों के माध्यम से दी जाती है। अब बात करते हैं आगे, तो यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएआर, एमसीआई जैसी संस्था को अधिक मजबूत बनाया जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले यूजीसी। तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में इसे कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इन्होंने जो है बताया था ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, यानी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति को आजादी मिलती है। जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वह अपने मन से विचारों को आजाद कर सकता है। अब अगर बात करें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की, तो यूजीसी का जो औपचारिक उद्घाटन हुआ था वो 28 दिसंबर 1953 को दिवंगत श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा हुआ था। ये शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री जी थे, इन्हीं के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया था 28 दिसंबर 1953 को दिवंगत श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब इसके बाद बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय के बारे में, निर्धारण के बारे में और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। यह आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे में, भोपाल में, कोलकाता में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में और बेंगलुरु में है। अब बात करते हैं एआईसीटीई की। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने, तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश, क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देती है। संस्थाओं के लिए मानदंड भी निर्धारण करती है, जैसे बीटेक, एमटेक, पीसीए, एमसीए आदि में। इसकी स्थापना 1945 में सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगली जो हमारी आती है आईसीएआर, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, हिंदी में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं। स्थापना आईसीएआर की शुरुआत इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो उद्देश्य था वो कृषि, कृषि वानिकी, मरुस्थल, गृह विकास शिक्षा व शोध की योजना, आर्थिक सहायता तथा अनुप्रयोग करना। दूसरा, सूचना प्रणाली और प्रकाशन के माध्यम से शोध को प्रोत्साहन देना। तीसरा, शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को उपलब्ध कराना। विभिन्न अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोगी भूमिका अदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब बात करते हैं एमसीआई की। तो एमसीआई का फुल फॉर्म है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भारतीय चिकित्सा परिषद कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना 1933 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। इसका भी प्रमुख उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु तथा भारत व विदेशों की चिकित्सा योग्यता की मान्यता के लिए समान मानकों को स्थापित करना था। अब इसे निरस्त कर दिया गया है। अब 25 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसे नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी कहा जाता है, अब इसका निर्माण किया जा चुका है। 25 सितंबर 2020 को एमसीआई स्वचालित रूप से भंग हो गया और लगभग 63 वर्षीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम समाप्त कर दिया गया। इनके साथ ही साथ एनसीईआरटी, एनआईईपीए, नीपा जिसे कहा जाता है, तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहभागी बनाया जाएगा। इसमें एनसीईआरटी की क्या भूमिका रहती है? तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या एजुकेशन सिस्टम के रेगुलेशन का कार्य करता है। एनसीईआरटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1961 में की गई थी।
जिसे एक संगठन व परिषद का रूप दिया गया। उद्देश्य इसका क्या था? शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से गुणवत्ता लाना तथा देश में शिक्षा के स्तर को उच्च करना था। भारत सरकार द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण को विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और शिक्षा नीति निर्धारण करने में मदद करना। देश में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नए नए अनुसंधान में बढ़ावा देना, सहायता एवं समन्वय करना। देश में शिक्षा पाठ्यक्रम में होने वाले बदलाव को लागू करना तथा देश के विकास में सहयोग देना। अब इसके बाद आ जाता है न्यूपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संस्थान। यह भारत में शैक्षिक नियोजकों व प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत का ही नहीं दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख संगठन है। यह शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता, विकास और शोध जैसे कार्यों में संलग्न है। इन सभी कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके मानव विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। अब अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन यानी अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का समुचित विकास हो सके। उपयुक्त सभी संस्थानों को एक समेकित योजना के द्वारा जोड़ा जाएगा ताकि इनमें आपस में कार्यात्मक संबंध स्थापित हो सके तथा अनुसंधान एवं स्नातकोत्तर शिक्षा के कार्यक्रम को और अधिक ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा सके। अब इसके बाद आ जाते हैं, हमारा आ जाता है नेक्स्ट भाग 4। भाग 4 जो है ये समानता के लिए शिक्षा है। समानता के लिए शिक्षा के साथ साथ हम लोग काफी चीजें पढ़ेंगे। इसमें महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा क्या है, अनुसूचित जातियों की शिक्षा क्या है, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा क्या है, पिछड़े वर्गों की शिक्षा क्या है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा क्या है, विकलांगों की शिक्षा क्या है और प्रौढ़ शिक्षा क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा देखिए आ जाता है महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा। अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो नई शिक्षा नीति जो थी उसमें विषमताओं को दूर करने के लिए विशेष बल दिया गया और अब तक वंचित रहे लोगों को विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराए जाने की योजना लागू की गई। इसमें महिलाओं को सर्वप्रथम बताया गया कि महिलाओं की जो समानता है तो महिलाओं की समानता हेतु एक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की जाए। शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। अतीत से चली आ रही विकृतियां और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिनसे महिलाएं जो अब तक अबला समझी जाती रही हैं समर्थ और सशक्त हो सकें। नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों तथा पठन पाठन सामग्री की पुनर्रचना की जाएगी तथा अध्यापकों व प्रशासकों का पुनः प्रशिक्षण किया जाएगा। महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावट को दूर करने को जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हम इसमें चित्र में देखें तो जो साक्षरता दर दिखाई दे रही है 1951 में उसमें 28% पुरुष हैं जबकि 8% महिलाएं हैं। अगर हम इसको आगे की ओर देखें तो 1981 में देखें तो जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो 58% है जबकि महिलाओं की साक्षरता दर है वो 28% थी। वहीं अगर 2011 को देखा जाए तो पुरुषों की साक्षरता दर 81% जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 65% थी। इस प्रकार पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की साक्षरता दर भी बढ़ती चली गई। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा। तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारंपरिक
रवैयों के कारण चले आ रहे लिंग मूलक विभाजन यानी सेक्स स्टीरियोटाइपिंग को खत्म किया जा सके तथा गैर परंपरागत आधुनिक काम धंधों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके, ऐसे कार्यक्रमों को समन्वित किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों की शिक्षा। तो अनुसूचित जातियों की शिक्षा के बारे में बताया गया है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा, जिससे कि वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सकें। यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन 4 आयामों में होना जरूरी है। वो 4 आयाम क्या हैं? पहला है ग्रामीण पुरुषों में, दूसरा ग्रामीण स्त्रियों में, तीसरा शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में और चौथा शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में। यानी कि ये 4 स्तर देखे जाएंगे और 4 आयामों में बराबरी होना चाहिए। ग्रामीण पुरुषों में तो ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में, तो इनमें समानताएं होनी चाहिए, जिससे कि जो है शिक्षा को प्राप्त करने को सभी लोगों को समान अवसर मिल सके, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो चाहे वो शहरी क्षेत्र से संबंधित हो। अगला पॉइंट है निर्धन परिवारों को इस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वे अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें। यानी कि 14 साल तक फ्री एजुकेशन सिस्टम प्रणाली को लागू किया जाए, जिससे कि जो निर्धन परिवार के लोग हैं वे भी अपने बच्चों को शिक्षा के समान अवसर को प्राप्त करने में अपनी महती भूमिका अदा कर सकें। अब है व्यवसाय में लगे, तो कौन कौन से व्यवसाय हैं? जैसे सफाई कार्य है, पशुओं की चमड़ी उतारने के कार्य हैं, चर्म शोधन के कार्य हैं, में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जाएगी। यानी मैट्रिक पूर्व जो छात्रवृत्ति योजना है इसे पहली कक्षा से ही शुरू किया जाएगा। ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिए बिना उनके सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। अगला पॉइंट है अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसे NREP कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और इसके बाद ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के साधनों का उपयोग करना, और इसे हम RLEGP कहते हैं। ये 1980 में सामुदायिक संपत्तियों बनाने के लिए बेरोजगारों और अर्ध बेरोजगारों को काम में लाना शुरू कर दिया था। ऐसे कार्यक्रमों के साधनों का उपयोग किया जाएगा। इसमें यह भी निर्धारित किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हो या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम हो कि अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिला केंद्रों पर अनुसूचित जातियों के लिए छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं क्रमिक रूप से बढ़ाई जाएंगी। स्कूल भवनों, बालवाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सहूलियत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। तो अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा में आ जाता है कि अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। उनमें हमारा पहला कदम होगा आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शाला खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का आशय है इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों का निर्माण का कार्य, शिक्षा के बजट का कार्य, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जनजातीय कल्याण योजनाएं आदि के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है बड़ी तादाद में आश्रम शालाएं और आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे ताकि अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिल सकें और वे शिक्षा प्राप्त कर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तीसरा पॉइंट है उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी और व्यावसायिक पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। शिक्षा से यह आशा की जाती है कि वह बालकों को जीवन निर्वाह की क्षमता प्रदान करे। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल हम शिक्षित हो जाए, बल्कि शिक्षा का मूलभूत आधार ये होना चाहिए कि बालकों को जीवन निर्वाह की क्षमता प्रदान की जा सके। अतः आज जो हम तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पढ़ रहे हैं उसकी नितांत आवश्यकता है, जिससे कि विद्यार्थी अपने भावी जीवन में
अपना जीवन यापन कर सकें और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। तकनीकी शिक्षा में प्रत्येक प्रतिभाशाली छात्र को समुचित अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा बताया गया। अगला पॉइंट है आदिवासी भाषाओं के माध्यम से प्रारंभ में शिक्षा दी जाएगी। आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता के अनुसार और उनकी बहुधा अपनी बोलचाल की भाषाओं के अनुसार उसी के रूप में उन्हें शिक्षा दी जाएगी। अतः आदिवासी भाषाओं के माध्यम से प्रारंभ में शिक्षा उनकी मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि जब हम किसी भी बच्चों को या क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करेंगे तो कहीं अधिक ज्यादा प्रभावशाली होगी, ताकि वे उन बातों को अच्छी तरह से आत्मसात कर सकें। इसलिए उनकी भाषाओं में ही उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है आंगनबाड़ियां, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे। कहने का आशय यह है कि आंगनबाड़ियां हैं, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र हैं और जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हैं, ये ऐसे इलाकों में प्राथमिकता के रूप में खोले जाएं ताकि जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं वो उनको जो है आसानी से ग्रहण कर सकें और सभी लोगों को शिक्षित किया जा सके और साथ ही साथ सीखने व शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर भी मिल सकें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। अब इसके बाद हमारा आ जाता है, जैसा कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि इसमें विभिन्न प्रकार के आदिवासी बालकों को दिखाया गया है और क्षेत्रों के लोगों को भी बताया गया है। तो ऐसे छात्रों को लोगों को जो है शिक्षित करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अब हम बात करते हैं पिछड़े वर्गों की शिक्षा की। तो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी कि शिक्षा की दृष्टि से जितने भी पिछड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अगर वो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिनसे उनका भी विकास हो सके और दूर दराज के क्षेत्रों में विद्यालय बनवाए गए और उनका भी जो है विकास हो सके। जैसे पहाड़ी और रेगिस्तानी जिलों में, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में, टापुओं में पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी तथा सभी पिछड़े व्यक्तियों को वजीफा दिया जाने का भी प्रावधान किया गया, जिससे कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जो है उन पैसों से जुटा सके जो कि उन्हें वजीफा के रूप में प्राप्त हो। अब इसके बाद हमारा आ जाता है पिछड़े वर्गों की शिक्षा में, जैसा कि देख रहे हैं चित्र में कि कई सारे बालक हैं, बालिकाएं हैं जो कि जो है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों से जा रहे हैं। तो पहाड़ी और रेगिस्तानी जिलों में, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में और टापुओं में पर्याप्त संख्या में शिक्षा संस्थाएं खोली जाएं, ऐसा इसमें बताया गया और इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब इसके बाद आ जाता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। तो अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग जो तालीमी दौड़ में पिछड़े हैं, ऐसे वर्गों की तालीम पर पूरा ध्यान दिया जाए। यानी कि अल्पसंख्यक में ऐसे भी कई सारे वर्ग थे जो कि तालीमी दौड़ में बहुत सारे अभी भी पिछड़े हैं, तो ऐसे वर्गों की तालीम पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अल्पसंख्यक जातियां भी शिक्षा से वंचित रही हैं तथा उनका शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए उनकी तालीम पर पूरा ध्यान दिए जाने की नितांत आवश्यकता है, यह लक्ष्य रखा गया। अगला है इन विद्यार्थियों के लिए ऐसे विद्यालयों का प्रावधान किया गया जहां उनकी भाषा व संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके। अगला पॉइंट है सामान्य केंद्रित शिक्षा क्रम के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदर्शों के आधार पर एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। कहने का आशय है सामान्य कोर पाठ्यक्रम को अनिवार्य अंग बनाया गया तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदर्शों के आधार पर एकता को बढ़ावा दिया गया। अब आ जाते हैं विकलांगों की शिक्षा। तो विकलांगों की शिक्षा के बारे में बताया गया है कि शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिंदगी जिएं। विकलांगता अगर हाथ पैर की है या मामूली सी है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ की जाए। नंबर 2 पॉइंट, गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले खास स्कूलों की जरूरत होगी। इस तरह के स्कूल जहां तक संभव होगा जिला मुख्यालयों में बनाए जाएंगे ताकि सभी बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा सुगमता से विद्यालयों का चयन कर सकें। इसलिए जो है इनको मुख्यालय पर
खोलने की आवश्यकता होगी। विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, यानी कि कहने का आशय है कि वे आत्मनिर्भर बन सकें तथा स्वयं एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इसलिए जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता होगी। शिक्षकों, खास तौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी नया रूप दिया जाएगा, ताकि वे विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को ठीक तरह से समझकर उनकी सहायता कर सकें। इसके अलावा विकलांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। तो प्रौढ़ शिक्षा, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है सा विद्याया विमुक्तये, यानी शिक्षा वह है जो अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा की इस परिकल्पना के तहत हर व्यक्ति को लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए, क्योंकि आज के युग में यही सीखने का प्रमुख माध्यम है। इसी कारण साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का महत्व अत्यंत अधिक है। पहला पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करके उन्हें मजबूत बनाया जाए। प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा जाए। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों में शामिल हैं जैसे निर्धनता को दूर करना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, पर्यावरण संरक्षण, लोगों की सांस्कृतिक सृजनशीलता का संवर्धन, छोटे परिवार के आदर्श का पालन, महिलाओं की समानता आदि। दूसरा पॉइंट है समूचे देश को निरक्षरता उन्मूलन के लिए तैयार करना होगा। खासकर 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों तथा उनके जन संगठनों, जन संचार के माध्यमों और शिक्षा संस्थानों को जन साक्षरता कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न पद्धतियों तथा माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्य में शिक्षकों, युवा वर्ग, छात्र छात्राओं, स्वैच्छिक संस्थाओं और नियोजकों आदि को बड़े पैमाने पर शामिल करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना। कहने का आशय है कि सतत शिक्षा का मूलभूत लक्ष्य व्यक्ति का विकास करना है, जिससे कि सार्वजनिक साक्षरता, युवा वर्ग, गृहिणियों, किसानों, मजदूरों तथा व्यवसायियों को उनकी पसंद एवं सुविधा के अनुसार शिक्षा दी जाए। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजकों, मजदूर संगठनों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों के द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था, ताकि वे एक कुशल श्रमिक बनकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और साथ ही साथ समाज और अपने परिवार का कल्याण भी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा, और इसीलिए जो है उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा के कार्यक्रम रखे जाएंगे और इसके साथ ही साथ जन शिक्षण और समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो, दूरदर्शन, फिल्मों का उपयोग किया जाएगा। कहने का आशय यह है कि इनके व्यापक प्रयोग से जनशक्ति को काफी प्रभावशाली ढंग से शिक्षण के कार्यक्रमों को रेडियो, दूरदर्शन और फिल्मों का उपयोग करके बताया जाएगा। शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रदर्शित कर जन शिक्षण और समूह शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसलिए जो है जन शिक्षण और समूह शिक्षण को साधन के रूप में जो अगर देखा जाए तो रेडियो, दूरदर्शन और फिल्मों का उपयोग किया जाएगा। दूर शिक्षण के कार्यक्रम। दूर शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है। इसमें संस्थान, शिक्षक तथा छात्र का संपर्क बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। यह पत्राचार, संपर्क कार्यक्रमों, जन संचार के साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। दूर शिक्षा में पत्राचार, गृह अध्ययन, मुक्त अध्ययन, परिसर मुक्त अध्ययन आदि सम्मिलित हैं। अगला पॉइंट है स्वाध्याय एवं स्वयं शिक्षण में सहायता की व्यवस्था। कहने का आशय यह है कि स्वाध्याय और स्वयं शिक्षण में सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वे स्वयं क्रियाकलाप करके शिक्षण प्रक्रिया की भूमिका को प्रभावशाली व प्रभावपूर्ण बना सकें। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आवश्यकता और रुचि पर आधारित व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रौढ़ों को शिक्षित करने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वे व्यवहारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार कल्याण, मनोरंजन, नागरिक शिक्षा, धार्मिक प्रवचन और सौहार्द आदि के कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। जैसा कि यहाँ पर देखिए चित्र में भी दिखाया गया है कि प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए जो है उनको जो है विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी जो है हम दे सकते हैं।
आदि विभिन्न तरीकों से जो है उनको जो है विद्यालय परिसर में बुला करके उनको जो है सिखाने का कार्य कर सकते हैं। और यहीं पर जो है हमारा जो है यहीं से भाग समाप्त हो जाता है, भाग 4 तक। और इसके आगे जो है कल जो है शैलेंद्र सर जो है कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छा। अभी हम लोगों के पास कुछ समय है, तो हम ऐसा करते हैं, अनिल के बारे में फीडबैक ले लेते हैं, फिर कल शैलेंद्र का देख लेंगे। जी अनिल के लिए फीडबैक है कुछ आप लोगों के पास? अनिल के लिए कोई फीडबैक आप लोगों का? यस सर, अमित सर। यस यस सर, सर। अमित सर का पीपीटी काफी बेहतरीन है और इन्होंने बहुत ब्रॉड सेक्शन में मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिवाइड करके और पढ़ाने की कोशिश की। यस सर। अमित, तुम्हारी तरफ से वॉइस ब्रेक है, नेटवर्क का इश्यू होगा। पूनम कुछ आप कहने वाले थे? सर ये बोलना चाहेंगे, अनिल सर ने जो पढ़ाया बहुत अच्छा था, उनका मैटर बहुत क्लियर था, हर चीज पे उन्हें कोई डाउट नहीं था, पूरा क्लियर मैटर था बस। हाँ जी, और कोई? यस सर। हाँ संजय। हाँ सर, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो शुरू में जो अनिल सर का जो वो था पृष्ठभूमि, बेसिकली 1986 की पॉलिसी पे हम बात करना था। तो देखिए, जितने भी आयोग है बेसिकली अपने आप में खुद आयोग हैं, उनका जो एक क्विक रिवीजन करता हुआ एक भूमिका बनानी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भूमिका बना दी गई। और शुरू में थोड़ा सा देखा गया तो जो इनका व्यक्तिगत व्यू थे, जो सुझाव, ऐसे लग रहा था कि व्यक्तिगत इनके व्यू देखने को मिल रहे थे। बेसिकली हमको 1986 के व्यू देखने थे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शुरू के क्लासेस फर्स्ट डे या सेकंड डे किस तरीके से देखने को मिला था। बाकी तो एक बाकी तो तारतम्यता थी सभी शुरू से लेके अब तक में। बहुत अच्छा। समिता। सर, अनिल सर की जो पीपीटी थी वो तो बहुत ही क्लियर थी, सिर्फ पीपीटी देख के पूरा मैटर समझ में आ रहा था। उन्होंने बहुत अच्छा समझाया भी है। और जहां तक निगेटिव की बात की जाए तो कुछ शुरुआत की जो क्लासेस थी उनमें कुछ चीजों का रिपीटेशन जो था वो थोड़ा ऑड लग रहा था। ठीक, और कोई? और कोई फीडबैक कि अगले साल अनिल अपने प्रेजेंटेशन को और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज, मुझे लगता है आप लोग जो बोलना चाहते थे बोल चुके हैं। पहली चीज, यदि हम नेगेटिव से शुरू करें तो संजय ने जिस ओर इशारा किया, विशेष रूप से पहली क्लास में जो इंट्रोडक्शन था, वो पॉलिसी का इंट्रोडक्शन अपने आप में एक पूरा लेक्चर था। आप लोगों को पता है कि आप बीएड करके आए हो और बीएड में आप लोग लेसन प्लानिंग सीख कर आए हो। तो लेसन प्लानिंग के समय हम लोगों ने ये आप लोगों को सिखाया है कि आपको इंट्रोडक्शन का जो समय है वो समय कितना है। और यदि आप देखें तो पूरे जो लेसन प्लानिंग है, उस लेसन प्लानिंग का जो यदि स्टेटमेंट ऑफ एम को छोड़ दिया जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पोर्शन है वो हमारा इंट्रोडक्शन है। तो हमें जब अपने लेक्चर को प्लान करना चाहिए या अपने प्रेजेंटेशन को प्लान करना चाहिए या अपनी लेसन प्लानिंग को प्लान करना चाहिए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इंट्रोडक्शन के लिए कितना समय देना है, कितना कंटेंट देना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अनिल के साथ ये हुआ कि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हमें जस्ट नोन नॉलेज को अननोन नॉलेज के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी इंट्रोडक्शन होती है।
तो हमारा इंट्रोडक्शन उतना ही होना चाहिए। दूसरी चीज पॉजिटिव पोर्शन की बात करें तो पहली चीज तो यह है, समिता ने जिस तरह से कहा या संजय ने कहा या पूनम ने कहा या अमित ने कहा कि हमारा जो पीपीटी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत अच्छा पीपीटी है, अच्छी मेहनत करी है अनिल ने। और दूसरी चीज ये है कि अनिल ने तैयारी अच्छी की है, तैयारी अच्छी की है, उसको कंफ्यूजन नहीं है। उसके पास जो शब्दों का चयन है बोलने के लिए वो अच्छा है, उसकी जो धारा प्रवाहिता है वो बहुत अच्छी है, उसकी जो कहना चाहिए जो वॉइस है वो वॉइस एकदम क्लियर है। तो ये जो है चीजें हैं जो अनिल के प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाती हैं। अब अगली साल जब हम अनिल के प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है उस इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को केवल उतना ही चाहेंगे कि वो अननोन नॉलेज को नॉन नॉलेज के साथ, वो नॉन नॉलेज को अननोन नॉलेज के साथ जो कनेक्टिंग बॉन्ड होता है उतना ही कर पाए। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। और कल जो है शैलेंद्र का है कल प्रेजेंटेशन। जी सर। तो ठीक है शैलेंद्र, अब तुम्हें अपनी तैयारी इस तरह से करनी है कि अनिल ने जितना अच्छा प्रेजेंटेशन किया है तुम्हारा भी प्रेजेंटेशन उससे बेहतर हो, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जी सर। तभी प्रेजेंटेशन कंपटीशन ऐसे ही होना चाहिए। तो चलो बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? ओके थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।